नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वीडन यात्रा की झलकियां साझा करते हुए बताया है कि इस दौरे से भारत स्वीडन संबंधों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और स्वीडन के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। इन पहलों को उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी नवाचार और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में स्वीडन की सरकार, जनता और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का धन्यवाद करते हुए उन्होंने सहयोग और मित्रता की सराहना की है। इस यात्रा को भारत और वैश्विक कूटनीति और तकनीकी साझेदारी के विस्तार के लिहाजे से बेहद अहम माना जा रहा है। तो वही वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के लिए रवाना हुए हैं। वो 9 मई को ओस्लो और में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और वैश्विक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस मंच के जरिए यूरोपीय देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और वैश्विक चुनौतियों, खासकर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर साझा समाधान तलाशना है। पीएम मोदी की इस यात्रा को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में नई सरकार के गठन के बाद बीडी सतीशन ने अपने नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों के साथ लोक भवन पहुंचकर राजेंद्र विश्वनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य की नई सरकार और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल का अभिनंदन किया और नई सरकार के आगामी विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। लोक भवन में आयोजित इस मुलाकात को राज्य की नई सरकार और राजभवन के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने मुख्यमंत्री बीडी सतीशन और उनके मंत्रिमंडल को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार राज्य के विकास, सुशासन और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रभावी कार्य करेगी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो वहीं रायपुर के परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई डायल 112 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल आपातकालीन सेवाओं और तेज, प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपात सेवाएं एक ही नंबर के जरिए तेजी से उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यकाल के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नई गाड़ियां आधुनिक तकनीकी से लैस है, जिससे घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर मदद पहुंचाई जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का उद्देश्य देश में आपात प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना है और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक के उपयोग से पुलिसिंग और आपात सेवाएं अधिक प्रभावी होगी। कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नई डायल 112 सेवा छत्तीसगढ़ में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को नई गति मिलने की उम्मीद है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए दिल्ली मेट्रो से यात्रा की है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाया गया है और बताया जा रहा है इसमें लोगों से ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की बात कही गई है। सीएम रेखा गुप्ता की इस पहल का उद्देश्य आम जनता को ये संदेश देना है कि बढ़ते प्रदूषण और ईंधन खपत को नियंत्रण करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने मेट्रो से सफर करते हुए लोगों को भी प्रेरित किया और वो निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें। दिल्ली मेट्रो को राजधानी की लाइफलाइन माना जाता है, जो रोजाना लाखों यात्रियों को सुविधा प्रदान करती है। दिल्ली मेट्रो लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण के बीच ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर
अधिक मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करे तो न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। सरकार लगातार इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इस पहल के जरिए यह संदेश भी दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम की ये यात्रा लोगों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखी जा रही है। तो वहीं पटना में आयोजित बिहार अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन सेवा को मजबूत करने के लिए 80 अत्याधुनिक वाहनों और एआई आधारित कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। नई व्यवस्था के तहत आपातकालीन स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देने और आग लगने जैसी घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार आधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन और कंट्रोल रूम की राज्य की फायर सर्विस को अधिक प्रभावी और तेज बनाएंगे। कार्यक्रम में बताया गया है कि एआई आधारित सिस्टम से घटनाओं की मॉनिटरिंग, रिस्पांस टाइम और रूट प्लानिंग को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे राहत और बचाव कार्य में समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़कर जनता की सुरक्षा और मजबूत करना है। इस पहल को बिहार में आपात सेवाओं के लिए आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटना में केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़ने के बजाय देश के मुद्दों पर ध्यान देनी चाहिए। अपने बयान में भगवंत मान ने कहा कि एसआईआर 15 जून से शुरू होगा और आरोप लगाया कि वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों की आशंका रहती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ लोग असली वोट काटकर नकली वोट बनाते हैं और उनकी सरकार पंजाब में ऐसी किसी भी स्थिति को नहीं होने देगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और संसाधनों के प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में सोना, पेट्रोल और एलपीजी स्टॉक की स्थिति को सार्वजनिक करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई और विभिन्न दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जगत गुरु हैं, पूरी दुनिया की मानवता की भलाई की बात करते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा पला, पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली बानी है और उस बानी की रक्षा के लिए उस बानी को कोई बेअदबी ना करे, उसके साथ कोई ऐसा उसकी बानी को जो है गलियों में या ऐसे उसकी बेअदबी ना हो, उसको रोकने के लिए सख्त कानून पंजाब सरकार ने बनाया, जिसका पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों ने और आम लोगों ने बहुत स्वागत किया है। आप सांसद आपके चले गए, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जी के साथ मैंने मीटिंग की थी। असल में वो पार्टी नहीं गई। अगर ऐसा होता है तो अभी लोकतंत्र की हत्या ही है ये कि पंजाब में बीजेपी के 117 में से 2 एमएलए हैं, 6 उनके राज्यसभा एमपी हैं। कैसे हो सकता है ये? तो बीजेपी को ये दूसरों की पार्टी तोड़ने का, एमएलए खरीदने का ये धंधा छोड़कर देश की तरफ ध्यान देना चाहिए। चुनाव में पंजाब में चुनाव है 27 में और बिहार और बंगाल जैसे हालात को लेकर चिंता है आप लोग? एसआईआर अभी हमारे 15 जून से शुरू होगी। हमने पूरा अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि हम ऐसे गलत जो वोट जो काट देते हैं, ये असली वोट काट देते हैं, नकली बना लेते हैं, ऐसा हम पंजाब में नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जगत गुरु। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वो पहले वियतनाम जाएंगे, जहां वो 18 से 19 मई तक रुकेंगे और इसके बाद 19 से 21 मई तक दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। रवानगी से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना है, रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाना है। इस दौरे को भारत की रक्षा कूटनीतिक के विस्तार और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के साथ रक्षा तकनीक और सुरक्षा साझेदारी पर बातचीत होने की उम्मीद है। इस यात्रा से भारत के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संबंधों को और मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वही आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने आप नेता के घर पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि ईडी ने आप नेता के घर पर छापेमारी की है। दीपक सिंगला के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आप नेता बैंक धोखाधड़ी में ये मामला तेज कर दी गई है।
बैंक दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी तेज हुई है। दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच अभी जारी है। ईडी के ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दीपक सिंगला के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आर्थिक अपराध से जुड़े एक पुराने मामले की जांच के तहत बताई जा रही है। एजेंसी की टीम सुबह उनके घर पहुंची और दस्तावेजों की जांच के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी खंगाला है। सूत्रों के अनुसार ये मामला बैंकिंग लेन देन में अनियमितताओं और कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी और इलाके में पुलिस बल तैनात न रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है। वहीं दूसरी ओर संबंधी पक्ष की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस कार्रवाई के बाद राजनीति हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली में इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाइयों को लेकर अक्सर सियासी बहस देखने को मिलती है। ईडी की टीम अब जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल डेटा का विश्लेषण करके आगे की कार्रवाई करेगी। इस छापेमारी को लेकर स्थानीय स्तर पर भी हलचल देखी गई है। हालांकि स्थिति पूरी तरह से अभी नियंत्रण में है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक हालिया जमानत फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें 2020 के दंगे मामले के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने एक अन्य मामले में नार्को टेरर केस के आरोपी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तेखार को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक बिना किसी ट्रायल जेल में रखना गंभीर चिंता का विषय है। जून 2020 में यूएपीए और एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस वीवी नागारत्ना और जस्टिस उज्जवल शामिल थे, उन्होंने कहा है कि बेल नियम है, जेल आपदा का सिद्धांत गंभीर मामले में भी लागू होता है, खासकर जब ट्रायल लंबे समय तक शुरू ना हुआ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक समान कानून सिद्धांत को अलग मामलों में अलग तरीके से लागू करना न्यायिक असंगतता पैदा कर देता है। बेंच ने इस बात पर असहमति जताई है। पहले 1-2 जजों की बेंच ने खालिद और इमाम के मामले में इसी सिद्धांत का पालन नहीं किया है। इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया, लंबी हिरासत और जमानत नीति पर एक बार फिर बहस तेज कर दी है। तो वही आपको बता दें कि इस वक्त लुधियाना से एक बड़ी खबर आ रही है। लुधियाना के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि बाल भारती स्कूल में बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने ऑपरेशन सर्च चला दिया है। स्कूलों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लुधियाना के दुगरे स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई है। उस समय स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे, जिससे मौके पर दहशत का माहौल बन गया। धमकी की सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल परिसर को घेर कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कक्षाओं, गलियारों और मैदान और आसपास क्षेत्रों की गहन जांच की गई है। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस घटना के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई और कई लोग अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गए हैं। लगातार मिल रही ऐसी धमकियों ने शहर के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित किया है। पुलिस के अनुसार ये पिछले 2 महीने में तीसरी ऐसी घटना है। इससे पहले भी 10 मार्च, 23 अप्रैल को भी शहर के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। पुलिस सब साइबर टीम की मदद से धमकी भेजने वालों की पहचान में जुटी हुई है। अधिकारियों ने सभी स्कूलों में अलर्ट पर रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली मेट्रो और ईवी ऑटो का इस्तेमाल कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र पहले ईंधन बचाओ संदेश को ध्यान में रखते हुए और देखते हुए वो और मनोज तिवारी मिलकर कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां ऑटो से उन्होंने यात्रा किया। आगे मेट्रो का उपयोग करेंगे। कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि पिछले कई दिनों से मेट्रो, ऑटो जैसी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें गर्मी या असुविधा महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उन लोगों का अभिवादन करेंगे जो रोजाना सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आगे की जानकारी दी है कि वो अपनी खुद की बस शटल सेवा भी शुरू की है, जिसमें लोगों
को अंतिम मील कनेक्टिविटी में आसानी होगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण और ईंधन खपत में कमी लाना बताया गया है। इस पहल को राजधानी में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रतीकात्मक और जागरूकता अभियान के रूप में देखा जा रहा है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जब देश से कॉल करी नेशन फर्स्ट सेफ फ्यूल, तो आज मनोज जी और हमने ऑटो को पूल करते हुए मेट्रो को बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए अभी हम सीपी जाएंगे क्योंकि एनडीएमसी ने वहां पर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूजर्स हैं उनके लिए हमें गर्व है कि हम देश की पहली संस्था है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूजर्स के लिए पार्किंग शुल्क में 50% की हम आज रियायत शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत माने सांसद मनोज तिवारी जी के साथ हम करेंगे। और जैसा मनोज जी ने बताया कि जब हम कई दिनों से खुद ऑटो में मेट्रो में घूम रहे हैं, कई बार हम कहते थे कि भाई गाड़ी का एसी ठीक कर लो, गाड़ी तेज कर लो। अभी मैं और मनोज भैया बात कर रहे थे, कोई गर्मी नहीं लग रही हमें, कोई एसी की आवश्यकता नहीं, ठंडी लगने लगी है, हवा जर्जर है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जैसे मनोज जी ने कहा कि देश के लिए देशभक्ति और देश सेवा सबसे जरूरी यही है, आने वाली जनरेशन के लिए भी, कि जितना ईंधन बचाएंगे उतना फॉरेन रिजर्व हमारा बचेगा, वातावरण ठीक रहेगा, गर्मी ठीक रहेगी। और आज पूरा देश की 140 करोड़ की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नेशन फर्स्ट सेफ फ्यूल में साथ खड़ी है। और आप लोग अब हम जब मेट्रो का उपयोग करेंगे तो जो मेट्रो के सहभागी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, मनोज जी ने ऐसा कहा कि हम उनका अभिनंदन स्वागत भी करेंगे। तो ये चीज जो ऑटो पूल हमने शुरुआत करी है, दिल्ली की जनता से भी हम निवेदन करते हैं कि आप ऑटो पूल भी कर सकते हैं। और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कॉल दी थी मंडे मेट्रो, तो उस कॉल को लेते हुए मैं और हमारे माननीय सांसद मनोज जी, अब आप यहाँ से मेट्रो से चलेंगे, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। आइए आप लोग भी। और दिल्ली की जनता से पुनः निवेदन और एनडीएमसी की जनता से कि आप जितना फ्यूल पेट्रोल डीजल सेव कर सकते हैं और बैटरी व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, ऑटो पूल कर सकते हैं। एनडीएमसी इन सब चीजों के लिए हमने अपनी बस शटल सेवा भी शुरू करी है। बस शटल सेवा जो सभी हमारे कर्मचारियों को अपने स्थान से ले रही है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। धन्यवाद। आइए। तो वहीं हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव और नाकेबंदी जैसी स्थिति के चलते वैश्विक तेल संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच रूस के कच्चे तेल की खरीद पर दी गई छूट खत्म होने के बाद भारत की ऊर्जा रणनीति पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार पहले अमेरिका द्वारा कुछ देशों पर लगाए गए तेल निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, जिससे भारत ने बड़े पैमाने पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा और घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली। लेकिन अब ये छूट आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है, जिससे भारतीय रिफाइनरियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में संघर्ष पहले लगभग $12 प्रति बैरल थी, जो बढ़कर $105 प्रति बैरल ऊपर पहुंच गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों की आवाजाही धीमी होने और बीमा लागत बढ़ाने से सप्लाई चेन पर दबाव और बढ़ गया है। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी सीधे महंगाई, बजट और आर्थिक विकास पर असर डालती है। पिछले कुछ वर्षों से रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया था, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के झटकों से कुछ राहत मिली थी। विशेषज्ञों के मुताबिक अब भारत के सामने विकल्प सीमित है। मध्य से पूर्व अधिक आयात, अन्य सप्लायर्स की तलाश और ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाना। हालांकि बढ़ते भू राजनीतिक दबाव और सप्लाई बाधाओं के कारण स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। तो वहीं बलिया जनपद के उम्भाव थाना क्षेत्र अंतर्गत करीमगंज स्थित घगरा नदी घाटी पर करीब 20 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। नदी किनारे शव मिलने की सूचना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस ने डायल 112 के माध्यम से दी गई, जिसके बाद उन्भाव थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। साथ ही युवती की पहचान कराने के लिए आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और शव के शिनाख्त के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज दिनांक 16 मई 2026 को थाना उमांव की पीआरवी को सूचना प्राप्त हुई कि करीमगंज के घाघरा नदी के घाट के पास
एक 20 से 22 वर्ष की युवती का शव नदी में मिला है। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट को सूचना दी गई तथा मौके पर पहुंचकर शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। युवती की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।